जय हिंद। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं और आज मैं क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जो 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर ये बताइए कि ये जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं ये वाकई 2024 के एग्ज़ाम में आ जाएगा क्या? तो मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2024 एग्जाम में आने के 90 से 99% चांस है। मैं किस आधार पे बोल रहा हूं आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप 2024 में एग्ज़ाम देते हैं और जो एग्ज़ाम में बने ये जो एचएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने का पैटर्न होता है वो क्या आता है कि आप 2024 में दे रहे हैं तो आपको 2022 का पेपर सोल्व करना होगा, उसके बाद फिर 2 साल छोड़ के 2020 का पेपर सोल्व करना होगा, उसके बाद 2 साल छोड़ के 2018 का पेपर सोल्व करना होगा। यदि आप ये 3 साल का पेपर सोल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वहाँ से आपको 80 से 90% तक क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। और मैं जो ये क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करा रहा हूँ ये 2018 का क्वेश्चन पेपर से मैं पकड़ा हूँ। धीरे धीरे मैं सभी तीनों क्वेश्चन पेपरों को मैं सोल्व करा दूंगा, यानी 18, 20 और 22 का। ओके, और हिस्ट्री के अलावा मैं और भी सब्जेक्ट को सोल्व करा दूंगा, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हुआ, आपका एजुकेशन हुआ, आपका जियोग्राफी हुआ, सभी सब्जेक्ट का, आर्ट्स का मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करा दूंगा। बस आपको एक काम करना है कि इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है, ताकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट उठा सके। और उन स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनको काम करना पड़ता है, वो किसी वजह से ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, उनके लिए तो ये मेरा चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 एग्ज़ाम के लिए वो इसका लाभ सबसे ज़्यादा उठा सकते हैं। चलिए, आज का जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि उपनिवेशिक भारत में, और साथ ही साथ और एक बात बता दूं, मैं इसके पहले भी 3 वीडियो अपलोड किया हूं। यदि आपको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री। वहां पे 3 वीडियो है और ये 4 नंबर वीडियो है, सीरियल वाइज वीडियो जा रहा है। आप एक एक वीडियो देखते हुए आइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि उपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण के क्या क्या कारण थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले एक जो शब्द आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है कि उपनिवेशिक भारत, ये जो उपनिवेशिक भारत है ये वाकई में है क्या? इस शब्द को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उपनिवेशिक क्या होता है। तो जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना आकर अधिकार कर लेता है, उसके संसाधनों का वह शोषण करने लगता है, उसके हर एक क्षेत्र, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक या व्यापारिक, हर एक क्षेत्र में उसका दखलंदाजी हो जाता है, तो वह देश उस देश का उपनिवेश बन जाता है। जैसे हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के लिए हमारा जो भारत देश था वो क्या था? एक उपनिवेश था। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश का कितना शोषण किया और यहाँ से ज़्यादा धन को अपने देश ब्रिटेन में ले गए। माने एक नंबर के जो अंग्रेज थे बहुत ही लालची थे, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन को अपने देश में ले जाना। यानी अगर हम उपनिवेश के तौर पे कहें तो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब आप इस उपनिवेश शब्द को समझ गए होंगे कि ये उपनिवेश होता क्या है, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये जो अनौद्योगिकरण शब्द है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो अनौद्योगिकरण है वो होता है उद्योग से जुड़ा हुआ व्यापार, उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ, व्यापार से जुड़ा हुआ। अगर मान लीजिए जब किसी देश का व्यापारिक संस्था या उद्योग धंधा चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसी को हम लोग अनौद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये जब भारत में ना, ये जब अंग्रेजों का
शासन था तो अंग्रेजों ने हमारे भारतीय उद्योग धंधों को, कुटीर उद्योग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे, पूरी तरह से नष्ट कर दिए थे। वो अपने देश में बने हुए मालों को या जो भारत में भी कल कारखाने लगाकर वो माल को तैयार पूरे देश विदेश में उसको क्या करते थे, बेच देते थे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि औद्योगिकरण भारत में किस प्रकार हो गया था अंग्रेजों के शासनकाल में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो औद्योगिकरण के क्या क्या कारण थे भारत में, चलिए उसको देख लेते हैं। किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का धीरे धीरे कम होना तथा उससे संबंधित आर्थिक एवं सामाजिक दशा में होने वाले परिवर्तनों को औद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण कहा जाता है। यानी औद्योगिकरण के बारे में मैंने क्या बताया हूं कि औद्योग धंधा का क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, कल कारखाने बंद हो जाना, ठीक है, कुटीर उद्योग बंद हो जाना। और आप जानते हैं कि उद्योग का कितना महत्व होता है किसी देश के लिए। भारत में औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। चलिए क्या क्या कारण बताया गया है इसको ध्यान से आप समझिएगा। जो नंबर 1 कारण बताया गया है कि भारत का व्यापारिक भाग्य इंग्लैंड के व्यापारियों एवं विनिमय करने वालों के हाथों में चला गया था। यानी जो भारत के व्यापारी थे वो इंग्लैंड के व्यापारियों के अनुसार ही काम करना पड़ता था उनको, जैसे वो चाहते थे उसी तरह भारतीय व्यापारियों को काम करना पड़ता था। 2 नंबर देखिएगा कि भारतीय व्यापारी यूरोपीय व्यापारियों की व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में टिक न सके, क्योंकि भारत के घरेलू उद्योग धंधों से तैयार माल इंग्लैंड के कल कारखानों के तैयार माल की अपेक्षा घटिया किस्म का होता था और महंगा भी होता था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि जो भारत के जो उद्योग धंधे थे वो क्या थे, यूरोप के व्यापारियों के सामने टिक नहीं पाया। कि क्यों नहीं टिक पाया था, क्योंकि भारत में ज़्यादातर ना घरेलू उद्योग धंधों से तैयार माल होता था जो इंग्लैंड के कल कारखानों के मालों के सामने प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाया था। क्यों, क्योंकि वो तो एक महंगा भी होता था और कम टिकाऊ भी होता था। ओके, क्योंकि हमारे भारत में ना छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते थे, लोग घरों में ही छोटे मशीन बनाकर, जैसे आप चरखा के द्वारा वो लोग कपड़ा सूत काट कर कपड़ा बुनता था, और भी इसी तरह के छोटे छोटे उद्योग थे। लेकिन जो अंग्रेज थे बड़े बड़े कल कारखाने बनाए थे और वो लोग मशीनों के द्वारा कपड़ा या और भी बहुत सारे सामान को बनाते थे। 3 नंबर देखते हैं कि भारतीय कारीगरों को अग्रिम भुगतान देना तथा जबरन काम करवाना और नहीं करने पर कठोर यातना देना था। यह अंग्रेजों का क्रियाकलाप था। अंग्रेज ऐसे करते थे कि हमारे भारतीय कारीगरों को कठोर दंड भी देते थे अगर वो काम नहीं करते थे। तो 4 नंबर देख लेते हैं, भारतीय नौ अनागढ़ वर्ग का ब्रिटिश सामानों के प्रति आकर्षण। यानी एक भारतीय के युवा जो नया वर्ग आया था वो ब्रिटिश सामान को काफ़ी पसंद करने लगा था और अपने देश के बने सामान को लोग पसंद नहीं करते थे। 5 नंबर कि देसी कारीगरों पर से देसी राजाओं का संरक्षण खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। जो देसी राजा थे, जो कारीगर थे, जिनका संरक्षण यानी मदद प्राप्त था, वो समाप्त हो गया था। 7 नंबर अंग्रेजी शासन भारतीय सामानों के प्रति घृणित हथकंडे अपनाने लगे, जिससे व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। ओके, ये जो इंग्लैंड के व्यापारी थे या जो अंग्रेजी शासक थी वो भारतीय सामानों के ऊपर, भारतीय मालों के ऊपर एक घृणित हथकंडे अपनाते थे। माने वो तो चाहते थे कि भारतीय उद्योग धंधा नष्ट हो ही जाए, इसीलिए वो लोग ऐसा नियम बनाता था कि उससे किसी न किसी तरह भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो, भारतीय उद्योग धंधों को नुकसान हो। 8 नंबर देख लेते हैं, भारतीय तैयार मालों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के लिए उनका अपना कोई जहाज नहीं था। यानी भारतीय व्यापारियों के पास जहाज नहीं था, हर हाल में उन्हें ब्रिटिश जहाज़ों की शरण लेनी पड़ती थी। इस कारण भारत का विदेशी व्यापार बाहरी लोगों के हाथों में चला गया था। अब चलिए, इस प्रकार
ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अंग्रेजी सरकार के शोषण एवं दमनात्मक नीतियों के फलस्वरूप भारतीय उद्योग का विनाशीकरण अर्थात पतन हो गया था, यानी अनौद्योगिकरण हो गया था। भारतीय उद्योग पूरी तरह से विनाश हो गए थे। आप देखिए हेडिंग वाइज कि क्या क्या कारण थे। अब चलिए जो दूसरा इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन कि इसका प्रभाव क्या पड़ा था, ये तो कारण आप देखिए, अब इसका प्रभाव देख लीजिए। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अंग्रेजी सरकार के, ये तो हो गया। अब देखिए अनौद्योगिकरण के प्रभाव क्या थे। तो भारत के अनौद्योगिकरण आधुनिकीकरण की कीमत का हिस्सा था, जो बाद में देश के कारीगरों, किसानों, मजदूरों ने अपने खून से चुकाई। अतः अनौद्योगिकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा था। ये माने आधुनिकीकरण, आप समझते हैं कि देश में आधुनिकीकरण होते रहता है, जो काम करने के तरीके होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो बदलते रहते हैं ऑटोमेटिक। जैसे हम लोग जब 12 क्लास में पढ़ते थे तो इस तरह ऑनलाइन पढ़ने का कोई व्यवस्था ही नहीं था, लेकिन आज आप लोग बहुत आसानी से ऑनलाइन पढ़ भी पाते हैं। तो ये हुआ आधुनिकीकरण। ओके, तो ये आधुनिकीकरण का ही एक प्रभाव था, जो भारत में अनौद्योगिकरण हो गया था, भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा था, चलिए उसको भी आप लोग ध्यान। अनौद्योगिकरण होने से भारत के परंपरागत उद्योग शिल्प सब नष्ट हो गए तथा देशों में चारों तरफ बेरोजगारी तथा निर्धनता व्याप्त हो गई थी। ओके, जब उद्योग धंधा रहेगा ही नहीं तो फिर तो निर्धनता तो फैलेगी ही, बेरोजगारी तो फैलेगी ही। उद्योगों के पतन होने से औद्योगिक नगरों का पतन हो गया। जो औद्योगिक नगर थे उनका क्या हो गया, पतन हो गया था। औद्योगिक क्षेत्रों के पतन होने से मजदूर, कारीगर, शिल्पकार शहर से गांव की ओर पलायन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ा। अब तो शहरों में कोई उद्योग धंधा रहा ही नहीं, तो सब कोई अपना अपना काम छोड़ के सभी चले गए गांव में, वहां पर खेती करने के लिए, जिससे उनको खेती करने के लिए प्रॉपर जमीन भी नहीं मिल रहा था। भारत के प्राचीन सिल्क एवं सूती वस्त्र उद्योग को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा था। ओके, एक बार भारतीय सूती कपड़ों का बहुत विदेशों में मांग था, लेकिन इस अनौद्योगिकरण के वजह से उसका मांग भी पूरी तरह से समाप्त हो गया था। भारतीय विदेशी व्यापार चौपट हो गया तथा देशी एवं विदेशी व्यापार पर कंपनी का एक छत्र राज हो गया था। ओके, 7 नंबर देख लेते हैं। जूट, कपास, नील, चाय, चीनी जैसे चुनिंदा फसलों का व्यवसायीकरण होने से अंग्रेजों के हित में लाभकारी रहा तथा शेष कृषि का निरंतर पतन होते रहा। ओके, और लास्ट जो है अनौद्योगिकरण से भारत के हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग का भी पतन हो गया। हस्तशिल्प माने भारत के जो लोग थे हाथों से भी विभिन्न तरह के सामान बनाते थे, उसका भी पतन हो गया। इस प्रकार अनौद्योगिकरण द्वारा अंग्रेजों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो गया तथा भारत की सोने की चिड़ियों के पंख नोच नोच कर उसे पंख विहीन बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो आप ये समझे होंगे कि उपनिवेश, इसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा कि उपनिवेश किसे कहते हैं, उसके बाद अनौद्योगिकरण क्या है, और अंग्रेजों के समय भारत में अनौद्योगिकरण किस प्रकार हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।